बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के बारे में। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ये एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है, प्रोसीजर है जो कि यूज़ होती है बायोलॉजी के लेबॉर्ट्रीज़ में, और इसके साथ साथ केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी इसकी अहमियत है। लेकिन आज हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री बायोलॉजी के लिहाज से पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, इसके नाम को अगर देखा जाए तो ये तीन लफ्ज़ों से बनी हुई है। ये तीन लफ्ज़ों का मजमुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रो मीन स्पेक्ट्रम, फोटो मीन लाइट, मेट्री मीन मेजरमेंट। So the measurement of light or spectrum is called spectrophotometry। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि it is a laboratory technique, it is a laboratory technique या it is a laboratory procedure or phenomena in which we used या which is used for the measurement of light and its spectrum. It is a laboratory technique or procedure which is used for the measurement of light and its spectrum। कि यह एक लेबॉर्ट्री टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं लाइट और उसकी स्पेक्ट्रम की। और स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है, एक डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, या इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसको कहते हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था आर्नोल्ड ओ बिकमैन ने 1940 में। नाम की तरफ आते हैं तो इसमें मेजरमेंट आ गई, लाइट और स्पेक्ट्रम। मेजरमेंट असल में कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब एक चीज़ है जो हमारे साथ अननोन है और एक तरफ नोन क्वांटिटी है, तो नोन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी इसका मुआजना करना, इसका कंपैरिजन करना, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिहाज से हम इस तरह ये एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास लम्हा है, वक्त है, तो टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स के साथ, मिनट के साथ, आवर के साथ। इस तरह हम जो चीनी है या चावल है एक तरफ, जो कि हमें पता नहीं उसके मकदार का, और एक तरफ किलोग्राम है तो हमें पता है, तो किलोग्राम और चीनी इसका आपस में कंपैरिजन करना, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो इसके बाद लाइट आती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम इस तरह कह सकते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विच इज़ परसीव्ड, विच इज़ सेंस्ड बाय द आई। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो कि आईज़ उसको सेंस करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इस तरह पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जो कि विजिबल रेंज की भी होती है, इनविजिबल रेंज की भी होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ख़ासा असर होता है। या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन हम उसको कहते हैं कि जिस की ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उस वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और इसके साथ साथ जो स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम सिंपल सादा लफ्ज़ों में हम उसको साया भी कहते हैं। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट से देखें तो स्पेक्ट्रम असल में, जब हम एक मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रेनबो है, तो रेनबो जो है 7 कलर्स से बनी हुई है। और ये किस तरह बनती है, जब बारिश होती है और बारिश के एकदम बाद फ़ौरन जो है ना सूरज निकलते हैं, तो जो हवा में जो लटकते सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो सनलाइट उसमें उसकी जो सनलाइट के रेजेस है वो उस वाटर ड्रॉपलेट्स में उसकी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन होके उसमें जो है ना वो स्प्लिट अप होती है, और वो डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से डिफरेंट कलर्स देती है। तो इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब सिंपल रेनबो एक स्पेक्ट्रम है। इस तरह अगर बारिश के बाद सड़क पे जो पेट्रोल पड़ी होती है या डीजल्स के ड्रॉपलेट होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें भी जो है ना सनलाइट जब उस पर पड़ती है तो उसमें भी वो 7 कलर्स बनते हैं, तो उसको भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। असल में स्पेक्ट्रम बनती क्यों है या किस तरह बनते हैं, तो मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्रिज्म है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है प्रिज्म। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट मतलब मींस कि वो लाइट से जो है ना प्रोसेस होती है, और उसमें लाइट प्रोसेस होती है, और
वो लाइट के जितनी भी फिनोमेनाज है, इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, वो सब उस ऑब्जेक्ट पे जो है ना अप्लाई होती है, तो उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रिज्म है, जब हम सनलाइट या इलेक्ट्रिक बल्ब वाला लाइट हम इस पर डालते हैं, और जब वो लाइट उससे पास होके जब ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से पास होता है, तो ये लाइट जो कि सिंपल एक वाइट लाइट दिखाई देती है, लेकिन जब वो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट से पास होती है तो वो डिफरेंट रेडिएशंस में स्प्लिट अप होती है। अब ये डिफरेंट रेडिएशंस में स्प्लिट होती है, और ये रेडिएशंस एक उसकी एक मुख्तलिफ़ कलर्स होती है, मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसीज होती है, मुख्तलिफ़ वेवलेंथ होती है। तो उस ये जो रेडिएशंस, ये वाइट लाइट मुख्तलिफ़ रेडिएशंस में स्प्लिट हो गई। अब ये स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट रेडिएशंस, ये हमने अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की वजह से इसको हमने एक ख़ास अरेंजमेंट दी है। तो इस पैटर्न को, मुख्तलिफ़ रेडिएशंस के इस पैटर्न को या इस चार्ट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये सवाल ये आता है कि जो वाइट लाइट है और ये डिफरेंट रेडिएशंस में स्प्लिट अप हो गई, तो हमें पता है कि जो लाइट है ये असल में मुख्तलिफ रेडिएशन से बना हुआ है। ये इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस। इसमें विजिबल रेडिएशंस भी होती है, इसमें इनविजिबल रेडिएशंस भी होती है। जो विजिबल रेंज में आते हैं वो तकरीबन 350 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। जो हमें लाइट का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देती है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसको हम विजिबल रेंज कहते हैं। और ये 350 नैनोमीटर से लेकर 750 या 800 नैनोमीटर तक है। और इसमें जो है ना ये डिफरेंट कलर्स आते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स: वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और हर एक का अपनी एक वेवलेंथ है। तो ये एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से हमने एक रेगुलर पैटर्न दी है। तो इस रेगुलर पैटर्न को या इस चार्ट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये डिफ्लेक्शन या इसकी बेंडिंग क्यों होती है, तो हम पढ़ते हैं एक रूल्स है कुछ। हम फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एक रे आती है, तो वो इंसिडेंट रे जब डेंसर मीडियम में अंदर दाखिल होती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ये एक रूल है। दूसरा रूल ये है कि जब डेंसर से रेयर तक जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो फ्रॉम रेयर टू डेंसर द रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, फ्रॉम डेंसर टू रेयर द रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक बात हुई। दूसरी रूल ये है कि हमने पढ़ा है, फिज़िक्स में पढ़ा है कि जो रे उसकी वेवलेंथ अगर छोटी होगी तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी, और अगर एक रे है, एक वेव है जिसकी वेवलेंथ बड़ी है तो उसकी बेंडिंग कम होगी। ज़्यादा वेवलेंथ हो वाली रे बेंडिंग कम होगी, कम वेवलेंथ वाली रे जो है या वेव होगी उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो ये रूल्स है फिज़िक्स में। अब अब वेवलेंथ क्या हम पढ़ते हैं, वेवलेंथ ये हम लेमडा पर एक सिंबल है जिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेव है। तो एक वेव क्रिस्ट और ट्रफ से बनती है। अब क्रिस्ट कौन सी पॉइंट है? वेव का वो हिस्सा जो कि मीन पॉइंट से ऊपर आते हैं उसको हम क्रिस्ट कहते हैं, और वेव का वो हिस्सा जो कि मीन पॉइंट के नीचे आता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। और अगर एक एक वेव में दो कंसेक्टिव क्रिस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान के फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो रेज़ मुख्तलिफ़ रेज़ की या मुख्तलिफ़ वेव्स होते हैं जिसकी मुख्तलिफ़ वेवलेंथ होती है। तो लाइट में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ रेडिएशंस पाई जाती है। कुछ के वेवलेंथ छोटे होंगे, कुछ के वेवलेंथ बड़े होंगे। तो उसी बिना पे हम पढ़ते हैं कि जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो इसके बाद वो बेंड होती है, तो उसकी बेंडिंग डिपेंड करती है वेवलेंथ पे या फ्रिक्वेंसी पे। हमने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पर v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास ये आ गया कि f इज़ इक्वल टू वी बाई लेमडा। मतलब फ्रिक्वेंसी, एफ स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी एंड लेमडा स्टैंड फॉर वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर किसी रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसी रे का या उसी वेव का वेवलेंथ कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब हम पढ़ते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो बेंडिंग कम होगी, वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग
ज़्यादा होगी। वायलेट की वेवलेंथ कम है तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा हो गई है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी बेंडिंग कम हो गई है। तो इसी बिना पर ये जो लाइट रे है ये डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट रेडिएशंस में बेंड हो गई ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो उसके बाद जो हमें एक पैटर्न मिलती है उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के तरफ। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ये एक फिनोमेना है, एक लैब टेक्निक है, जिस तरह मैंने पहले भी पढ़ा कि इट इज़ अ लैब टेक्निक और प्रोसीजर और फिनोमेना इन विच वी स्टडीड द लाइट एंड इट्स स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का खासा मतलब यूजेज है बायोलॉजी की फील्ड में। ये इससे हम सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं कि आया ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि कम है। तो अगर किसी सोल्यूशन मतलब उसमें मिसाल के तौर पर हमारे साथ मैं इसका एक मिसाल आपको देता हूँ, इसके बाद आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरह से समझोगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें हमने एक सोल्यूशन डाली है। हमने उस सोल्यूशन से लाइट पास की। हमने जितनी लाइट दी, जब हम उस तरफ आई बॉल के ज़रिए देखते हैं तो उससे मतलब उतना ही तकरीबन उतना ही लाइट उससे पास हो गई। इट मीन्स के इस सॉल्यूशन में इतनी लाइट जो है ना वो मतलब ज़ाया नहीं होगी, ज़ाया नहीं हुई। जितनी लाइट हमने दी थी उतनी लाइट या उससे थोड़ी कम लाइट जो है ना वो हमें हासिल हो गई। तो इट मीन्स के इसमें जो सॉल्यूशन पड़ी है उसमें उसकी कंसंट्रेशन लो है। दूसरी मिसाल के तौर पर दूसरा एक ट्यूब है हमारे पास, उसमें हमने फ्लूइड डाला है, सॉल्यूशन डाली है और उससे भी लाइट हमने पास की। तो उस अपोजिट साइड पे जब हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया आई के ज़रिए, तो हमें पता चला कि ये हमें जो लाइट रिसीव हो गई है वो लाइट जो हमने दिया था और जो हमें रिसीव की वो कम दिखाई देती थी। इट मीन्स कि इस ट्यूब में जो सॉल्यूशन पड़ा है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम थी तो उसमें जो लाइट मिली है वो ज़्यादा मिली है, उससे लाइट ज़्यादा पास हुई। इसमें लाइट कम पास हुई। इट मीन्स कि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो ज़्यादा है, इसलिए जो लाइट को थोड़ी बैरियर्स थी तो उस बैरियर की वजह से इसमें लाइट जो है ना वो ज़ाया हो गई। और उस ज़ाया लाइट होने की वजह से और वो क्यों ज़ाया होगी, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ज़्यादा थी, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा थे। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स की इंटरेक्शन की वजह से उसमें लाइट एब्जॉर्ब हो गई और हमें थोड़ा बहुत लाइट देखने को मिला। अब हमारे पास एक तीसरा सैंपल है। तो तीसरी सैंपल में हमने एक तो एक ट्यूब का लेंथ भी ज़्यादा है और दूसरा जो है ना उसमें भी मोलर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन लो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हमने यूज़ किया। तो जब हम इसको जितना लाइट दिया और जब उसको हमने उस अपोजिट साइड से देखा तो उसमें जो लाइट ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा कम थी, हमें बहुत ज़्यादा कम लाइट देखने को मिली। तो हमें ये पता चला कि लाइट के कमी एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और दूसरी लाइट की कम आना ये लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द फ्लास्क पे भी डिपेंड करता है। तो इससे हमें एक जो एक कंसेप्ट मिली और उस कंसेप्ट को हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ असल में हम कहते हैं कि मतलब अगर इस पे आ जाए कि इसको एक प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, इसको हम कहते हैं अब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस असल में रेशो है जो लाइट से इमिट हो गई है और जो लाइट हमने उसको दिया है। तो लाइट इन और लाइट आउट, द रेशो ऑफ द लाइट इन टू द लाइट आउट, मतलब जो हमें मिली है, जो उससे पास हुई है तो उसको हम लाइट आउट कहते हैं और जो हमने दिया है उसको हम लाइट इन कहते हैं। तो एल वन डिवाइड बाई एल नॉट या I1 डिवाइड बाई आई नॉट, इस रेशो को हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी कम है, इसकी एब्जॉर्ब आते हैं पहला ट्रांसमिटेंस उसको कहते हैं। ट्रांसमिटेंस इज एक्चुअली द रेशो ऑफ लाइट गिवन द लाइट जो लाइट बाहर गई है, जो लाइट आउट हो गई है और जो लाइट इन हमने दिया है, तो इन दोनों का रेशो, इसको हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। मतलब द लाइट आउट फ्रॉम द सैंपल एंड द लाइट गिवन टू द सैंपल, द रेशो ऑफ द लाइट out and the light given
I1/I0, इसको हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। ट्रांसमिटेंस को हम T पे रिप्रेजेंट करते हैं। T इज इक्वल टू I1/I0, इस यहाँ पर T2 इज इक्वल टू I2/I0, यहाँ पर T3 इज इक्वल टू I3/I0। मतलब जो लाइट पास हो गई है और जो लाइट हमने दिया है उसके दरमियान रेशो को हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। तो इसकी ट्रांसमिटेंस पावर ज़्यादा है, इसकी ट्रांसमिटेंस पावर कम है, और इसकी ट्रांसमिटेंस पावर सबसे कम है, क्योंकि इसमें कम लाइट पास हो गई इसमें। तो मतलब यहाँ ट्रांसमिटेंस पावर ज़्यादा है, यहाँ ट्रांसमिटेंस कम है, और यहाँ ट्रांसमिटेंस बहुत ज़्यादा कम है। और अब आते हैं एब्जॉर्बेंस पे। तो एब्जॉर्बेंस यहाँ पर, एब्जॉर्बेंस असल में नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस है, नेगेटिव लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पर ज़ाहिर है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस कम हो गई, ज़्यादा लाइट हमें मिली, यहाँ पर थोड़ी लाइट हमें मिली। तो ट्रांसमिटेंस इसकी ज़्यादा थी, इसकी थोड़ी कम थी, और इसकी सबसे कम थी। लेकिन अब्जॉर्बेंस इसकी कम थी, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, और इसकी सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन भी ज़्यादा थी और यहाँ पर लेंथ भी ज़्यादा थी। तो इस एब्जॉर्बेंस की फिनोमेना पे हम आते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। ये एक कंसेप्ट है। तो बियर लैम्बर्ट लॉ इज़ एक्चुअली, हमने पढ़ा कि एब्जॉर्बेंस, बियर लैम्बर्ट लॉ, ये दो साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट डिराइव की कि जो एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो डिपेंड करती है, absorbing capacity of the solution के light absorbing capacity of the solution depend on the length of the tube or length of the flask, and also it depend on the concentration of the solution। तो इस को हम कहते हैं। और जब एब्जॉर्बेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेंथ, एब्जॉर्बेंस इन डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको कंबाइन करके ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एब्जॉर्बेंस इन डायरेक्शन प्रोपोर्शन टू लेंथ एंड कंसंट्रेशन, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इस यहाँ पर हम कांस्टेंट डालते हैं, और ई एप्सलान को हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्बिलिटी ऑफ द एनालाइट। तो ये कांस्टेंट लगा के, तो ये बेयर लैम्बर्ट लॉ है कि बेयर लैम्बर्ट सेज दैट, द स्टेटमेंट ऑफ द बेयर लैम्बर्ट लॉ ये है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द सैंपल और लेंथ ऑफ द ट्यूब और लेंथ ऑफ द फ्लास्क, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, absorbance of the solution depends on the length of the flask and also the concentration of solution पे डिपेंड करती है, और इसको हम बेयर लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री है, ये बेयर लैम्बर्ट लॉ पे इसकी बेस्ट पे जो है ना, ये फिनोमेना वर्क करती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें लाइट की एब्जॉर्बेंस की बिना पे हम मेजर करती है कि आया ये सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है कि नहीं। तो ये होप्स हो कि आपको ये टेक्निक आपकी जहन में आ गई होगी। अगर इसमें फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैं अच्छी तरह से आपको उसका जवाब दूँ और आपको समझाऊँ। तो होप्स हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दे, और अपनी दुआओं में याद रखें। तो जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।